हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउ साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको पेपर में 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन का जो आंसर सही है आपको उस पर टिक लगाना है। टिक लगाने का मतलब वो आंसर लिख के लाना है पेपर में। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है पेपर का, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में बहुविकल्पीय प्रश्न ही आते हैं जो 1 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर 5 क्वेश्चन आ गए तो 5 नंबर आपके बन जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हम करना है। और मैंने इन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सेट किया है, तो आप उसे उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, सॉल्यूशन चैप्टर से, मतलब विलियन से। ठीक है, तो ये क्या है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। अब यहाँ पे क्या है, मोलरता। तो मोलरता को हम किससे शो करते हैं? मोलरता को हम शो करते हैं कैपिटल एम से, और इसका फॉर्मूला होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसके न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, तो आप देख सकते हैं आराम से। तो इसका फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या, और यहाँ आ जाता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन। ठीक है, तो क्या रहता है, विलयन का आयतन। हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल की मोलरता। तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा 55.56, और निकलेगा कैसे, इस वाले फॉर्मूले से, विलय की मोलों की संख्या बट्टे में विलयन का आयतन। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो इसका आंसर हमारा 55.56 आने वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड है, निम्नलिखित में कौन सा विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, या अणुसंख्या गुण नहीं है। तो अणुसंख्या गुण क्या होता है, जिसमें आपको विलयन के बारे में बताया गया होता है कि विलयन का क्वथनांक कैसा होगा, उन्नयन होगा या अवनमन होगा, मतलब क्वथनांक में उन्नयन होगा या अवनमन होगा, हिमांक में अवनमन होगा या उन्नयन होगा, परासरण दाब, ये सब अणुसंख्या गुण में आते हैं। किस में आते हैं? अणुसंख्या गुण, मतलब अणुसंख्या गुणधर्म में आते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, देखो वाष्प दाब अवनमन, मतलब विलयन में वाष्प दाब अवनमन होता है, तो ये तो है हमारा। हिमांक अपनमन ये भी है, परासरण दाब ये भी है। तो थर्ड ऑप्शन कौन सा है हमारा? पृष्ठ तनाव, ये हमारा नहीं आता। तो ये है हमारा आंसर सही, क्योंकि कौन सा विलयन का अणुसंख्या गुण नहीं है या अणुसंख्या गुण नहीं है, तो वो है हमारा पृष्ठ तनाव। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में कितने मोल हैं जल के, मतलब 180 ग्राम जल में हमें मोल पूछा गया है जल के। जल के कितने मोल होते हैं 180 ग्राम जल में। अब देखो यहाँ पे मोलों की संख्या पूछी गई है इनडायरेक्ट वे में, तो मैंने आपको बताया था कि मोलों की संख्या क्या होती है। मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार। क्या होता है? भार बट्टे में अणुभार होता है। तो यहाँ पे आप देखो 180 ग्राम जल दे रखा है, तो भार कितना दे रखा है? 180। इसका मतलब ये जल का हमारा वेट हो गया। और अणुभार कितना दे रखा है? तो अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। तो अणुभार कैसे निकालते हैं? तो अणुभार निकालते हैं, जो हमें विलय या विलायक दे रखा है, हमें यहाँ पे जल दे रखा है, जल का फॉर्मूला लिखेंगे H2O, और H2O फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें जितने भी एटम्स हैं उनका हम रखेंगे एटॉमिक वेट। क्या रखेंगे? एटॉमिक वेट, और दोनों को जोड़ देंगे। H का होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब मल्टीप्लाई 2 से क्यों किया है? क्योंकि H के पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब प्लस कर देंगे, हुआ कितना होता है 16, और टोटल लग जाएगा 18। तो यहाँ आ गया 18 अणुभार। आगे नहीं आ गया? इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, क्योंकि 18 10 180 होता है। तो यहाँ पर 180 ग्राम जल में जल के 18 मोल होते हैं। कौन से मोल होते हैं? 18 मोल। तो ये इसका आंसर सही है। ठीक है, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। विलयन की मोललता गणना करनी है। क्या गणना करनी है? मोललता की गणना करनी है। पूछा है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, विलयन की मोललता की गणना करिए। देखो मोलरता आ गया, मोल आ गया। अब क्या गणना करनी है? मोललता की। तो इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल m इजिकल्स टू विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और अपॉन में रहता है विलायक का द्रव्यमान। देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था चैप्टर के बारे में, कि विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, विलय और विलायक। तो विलय क्या होता है? कम मात्रा में होता है, और विलायक क्या होता है? विलायक क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में होता है, और विलय होता है अधिक मात्रा। तो विलयन में 2 चीज़ें होती हैं,
विलय और विलायक। विलय होता है कम मात्रा वाला और विलायक होता है ज़्यादा मात्रा वाला। तो यहाँ हम लेते हैं विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार किस पे लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। अब देखो विलय के मोलों की संख्या, यहाँ पे विलय क्या है हमारा, तो यहाँ आपका विलय है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलय है। तो इसका मतलब क्या है, बेंजीन हमारी 80 ग्राम है और एसिटिक अम्ल हमारा 3 ग्राम है, तो कम कौन सी मात्रा में है, एसिटिक अम्ल है। तो ये है हमारा विलय, क्या है, विलय। आई आपको समझ में आ रहा हो। और बेंजीन क्या है हमारा, विलायक, क्या है, विलायक है, ठीक है, समझ में आया। तो कम मात्रा वाला विलय होता है, अधिक मात्रा वाला विलायक होता है। अब उसने क्या बोला था, मूलता निकालनी है, और मूलता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मूलों की संख्या बट्टे में विलायक का भार, ठीक। विलायक का भार दे रखा है, विलायक का भार है 80 ग्राम क्योंकि वो अधिक मात्रा में है, और विलय का भार दे रखा है, विलय का भार है 3 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, विलायक का भार 80 ग्राम और विलय का भार 3 ग्राम। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मूलता निकालने के लिए मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, विलय के मूलों की संख्या। अब देखो यहाँ पे हमें विलय के मूलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, भार बट्टे अणुभार, ठीक है, भार बट्टे अणुभार ले रहे हैं। तो भार हमें कितना दे रखा है, विलय का 3, और अणुभार मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, जो भी हमें विलय दे रखा है, हमें विलय दे रखा है एसिटिक अम्ल दे रखा है, तो CH3COO CH3COOH, ये हमें एसिटिक अम्ल विलय दे रखा है। तो इसका हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन का क्या होता है, CH3COOH, मैं ऐसे लिख देती हूँ उसे, है ना। अब कार्बन का कितना है, यहाँ पे कार्बन है 12 प्लस हाइड्रोजन को बताता है 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस कार्बन का होता है 12, ओ का होता है 16, ये भी ओ है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। अब टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 60। एसिटिक अम्ल का कितना आ गया अणुभार 60, तो हम यहाँ रख देंगे 60 को। तो ये हमारी पूरी निकल कर आई है मोलों की संख्या। तो कितना हो गया 1/20। तो ये है हमारा विलय के मोलों की संख्या। समझ में आया। बस मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में हमसे मोललता पूछी गई थी, और मोललता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का भार। तो हमने विलय के मोलों की संख्या निकाल ली इस फॉर्मूले से। हम निकालेंगे विलायक का भार, वो है हमारा 80, क्या है 80 ग्राम, लेकिन उसे हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो हम क्या करते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इसे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, क्योंकि जो हमारा विलायक का भार होता है वो हम लेते हैं किलोग्राम में। तो ये ग्राम में था, हमने कन्वर्ट करने के लिए 1000 का वो कर दिया। तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा टोटल करके 0.625। अब देखो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा हमारे पास ऑप्शन है। 0.0625, 0.00625, और यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन 0.625। तो हमारा आंसर कौन सा जाता है 0.625। मोललता की इकाई क्या होती है, तो मोललता की इकाई होती है मोल, मोल किलोग्राम इनवर्स। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे अपने से पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे ना, वो हमारे हैं चैप्टर 1 विलयन चैप्टर के। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 2 वैद्युत रसायन, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, वैद्युत रसायन। तो देखो यहाँ क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.68 वोल्ट, -0.50 वोल्ट और -2.5 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम बताना है आपको। इसका मतलब ये प्लस में है और ये दोनों नेगेटिव में है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अपचयन शक्ति का क्रम मतलब अपचयन हमारा जो है वो -2.5 वोल्ट है, फिर -50 है, और फिर +0.68 भी है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो आएगा ये वाला, C इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन A। इसका मतलब क्या, कि जो सबसे नेगेटिव है ना, सबसे नेगेटिव जो नंबर है वो पहले आएगा, मतलब वो बड़ा है, फिर कम नेगेटिव, और फिर प्लस वाला सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। ये हमारा अपचयन शक्ति का क्रम है। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। अब विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, ऑप्शंस हैं ओम इनवर्स, इसको हम ओम, इसे हम ओम बोलते हैं, इसका ऐसे हम शो करते हैं, ठीक है। तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर -2,
तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स। सेकंड है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर -2 मोल इनवर्स। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फर्स्ट, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर, मोल इनवर्स। देखो विशिष्टता को हम शो करते हैं कप्पा से, और कप्पा इजिकल्स टू होता है 1 है हमारा L/A मल्टीप्लाई में आ जाता है C। ये जो हमारा ये फॉर्मूला है कप्पा इजिकल्स टू L/A C। तो ये है हमारे ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, इसका मात्रक। देखो इस चैप्टर में से MCQs जो बनते हैं वो मात्रकों के बहुत बनते हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन पर, अब 7th क्वेश्चन जो है वो हमारा चैप्टर 3 से है, रासायनिक बल गतिकी से, ठीक है। इस चैप्टर में से सिर्फ 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मात्रक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की वीडियो बनाई है, वो आप दे सकते हैं हमारे चैनल में जाकर। ऐसे ही यहाँ पर आपको चैप्टर 3 की भी हमने फॉर्मूले करवाए हैं, और चैप्टर 3 और चैप्टर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिसमें 7th क्वेश्चन है हमारा। तो 3rd में क्या है हमारा क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण बताना है। मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसमें के का वैल्यू क्या है ना, के इजिकल्स टू क्या आता है, तो आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला है वो 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट है बिल्कुल, वो है हमारा फर्स्ट, के इजिकल्स टू 2.303/T log बेस में 10 A/A-x। तो ये एक डेरिवेशन के थ्रू निकल कर आता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी इस क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि के इजिकल्स टू क्या होता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, के इजिकल्स टू 2.303/T log बेस 10 A/A-x होता है। अब हम आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक मतलब वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। अब देखो यहाँ भी मात्रक वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपको बताना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा वेग नियतांक निकल कर आता है उसका मात्रक क्या है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन ठीक है, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो आपको यहाँ बताना है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं उनमें इन चारों में से कौन सी है। तो देखो यहाँ पे शून्य कोटि का मतलब क्या हुआ कि उनके ऊपर जो डिग्री है ना वो कौन सी है। तो देखो H के पास जो होता है प्लस चार्ज होता है, और Cl के पास होता है नेगेटिव चार्ज। जब प्लस माइनस जुड़ेगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप ट्रिक से कर सकते हैं कि प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचता है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये हमारा जो ऑप्शन है H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, ये हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया को बताता है। आई आपको समझ में आए होंगे कि 9 क्वेश्चन अच्छे से। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारी प्रीवियस वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश हर सब्जेक्ट के आपको अच्छे टॉपिक्स के साथ मिलेंगी, तो उनको भी आके देखिए प्लीज़, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हमारा चैप्टर 4 हो गया, अब चैप्टर 5 की बारी है। चैप्टर 5 जो है हमारा वो है कौन सा, चैप्टर 4 है हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसमें से बस बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो MCQs में आते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। इसका मतलब क्या, तो डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है, उसमें रंगीन आयन बनते हैं। रंगीन आयन का मतलब क्या होता है, कलरफुल आयन्स बनते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है हमारा कि उसमें उस एलिमेंट में अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारा यौगिक जो है रंगीन बनता है। तो ये है इसका रीज़न, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है हमारा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उसमें रंगीन है इसलिए होते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे, जो है हमारा उपसह संयोजक यौगिक। इस चैप्टर में से देखो बहुत ही क्या कहते हैं जो क्वेश्चंस बनती है ना MCQs, वो हमेशा ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या क्या होती है उसके बारे में बनते हैं। 10th वो है COEN का होल ट्वाइस Cl2Cl में CO की समन्वय संख्या बतानी है। अब समन्वय संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या कुछ नहीं है, बहुत इजी है। समन्वय संख्या जो होती है, जैसे हमारे यहाँ पे जो केंद्र धातु आयन होता है ना, इसका मतलब जो लिगेंड से कनेक्टेड है, और यहाँ पे लिगेंड्स क्या हो गए हमारे ये दोनों, तो इनके साथ जो बॉन्ड बनाता है उपसहसंयोजक वाला बंध, उसी की संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो CO है वो EN का होल ट्वाइस और Cl2 के साथ जितना बॉन्ड बना रहा होगा उसी को समन्वय संख्या कहेंगे।
करेंगे तो यहाँ पे जो CO होता है ना वो 6 बॉन्ड्स बनाता है समय EN का होल प्राइस और Cl मतलब इन दोनों के साथ 6 बॉन्ड्स बनाता है, तो ये उसकी समन्वय संख्या हो गई। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है कैसे, देखो यहाँ पे आपको Cu Cn का होल 4 और 3 नेगेटिव दे रखा है, तो इस आयन में आपको कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो जिसकी निकालनी होती है उसको मैक्स मान लेते हैं और यहाँ पे Cn की होती है -1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो Cn की होती है -1, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और यहाँ आ जाएगा 3 नेगेटिव, इक्वल में हम ले लेंगे 3 नेगेटिव। अगर यहाँ पे कोई भी आयन नहीं होता तो हम इक्वल में 0 लेते, ठीक है। तो यहाँ आ जाती है -3। अब देखो यहाँ पे -4 और यहाँ -3 है, अब ये 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 प्लस के 4 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1, वो भी प्लस के। तो यहाँ कॉपर की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, +1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये थे हमारे पार्ट चैप्टर 5 तक इम्पॉर्टेंट MCQs। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं आगे के MCQs। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।